हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम सिखाएंगे कि आयनिक ठोस क्या होता है। तो देखिए, आयनिक ठोस में आज आप लोग को क्या जानकारी मिलने वाला है और ये बहुत एग्जाम में क्या होता है, पूछता है बहुत बार। तो देखिए, आयनिक ठोस में यानी इनके अवयव जो कण होते हैं ये धनायन तथा क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। इनके बीच परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है, क्रियाशील होता है। यानी बिल्कुल सिंपल से, जिसे मान लीजिए NaCl है तो NaCl कुछ तो आकर्षण से वो जुड़ा होगा। तो कौन सा आकर्षण से जुड़ा है, यानी परबल आकर्षण बल से वो जुड़ा रहता है। परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उसे बोलते हैं। और इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके गुण के बारे में। तो देखिए सिंपल से, आइए ध्यान से समझिए इसका डेफिनेशन। देखिए, आयनिक ठोस जो होता है यानी आयनिक सॉलिड, इनके अवयव कण धनायन तथा क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं, जिनके बीच परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, ये हो गया हम लोग का क्या है, NaCl। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक पार्ट जो है आपका पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। ये दोनों के क्या है, आकर्षण से ये NaCl यानी नमक बनता है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर हम लोग HBr भी देख सकते हैं, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव। Zn वो भी देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड। उसके बाद कैल्शियम F2 यानी कैल्शियम डाइफ्लोराइड भी हो जाएगा। या आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ZnSO4। तो देखिए, जिंक पर 2 प्लस होता है और इस पर क्या होता है, माइनस होता है। बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ रहा है। या ये भी हो सकता है K और क्या, Cl। तो ये दोनों जब बंधा होगा आपस में, तो इसमें कौन सा एक बंधन लगा है, वो बंधन हम लोग का कौन सा है, यानी जिनके बीच परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जिसे आयनिक ठोस कहा जाता है। जैसे आपका NaCl, HBr, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम डाइफ्लोराइड, जिंक सल्फेट, और ले सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड, या K2SO4 भी आप ले सकते हैं, ETC। चलिए अब हम लोग ETC ले लेते हैं, इत्यादि और हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर आइए, आयनिक ठोस का गुण, इसका गुण क्या होता है, इसके गुण के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो देखिए, ये दृढ़ एवं भंगुर होते हैं। दृढ़ के मतलब क्या, बहुत कठोर होता है, क्योंकि इसमें कौन सा बंधन बनना है, परबल स्थिर है, आकर्षण बल। तो इसका पहला जो गुण है, ये दृढ़ एवं भंगुर होते हैं। भंगुर का मीनिंग क्या हुआ, भंगुर का मतलब होता है कि इसको जब पीटिएगा तो ये क्या हो जाएगा, चूर हो जाएगा। जैसे आप नमक देखे होंगे, नमक ढेला बना जाता है तो उसको छुइएगा यानी टच कीजिएगा, यानी तो वो क्या हो जाएगा, धूर हो जाता है। जैसे सोना है, अगर 24 कैरेट का आपका सोना है तो उसको जैसे ही छुइएगा वो क्या हो जाता है, धूर हो जाएगा। उसी को बोला जाता है क्या, भंगुर होते हैं। अब आइए दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि इनका जालक ऊर्जा जो होता है ना, यानी जो इसमें ऊर्जा होता है वो क्या होता है, हाई होता है, यानी उच्च होता है। ठीक है। और इसमें तीसरा देखिए, और इसमें देखिए, इसके बीच जो परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की वजह से इनका गलनांक एवं कथनांक, गलनांक को यानी मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, MP भी बोल सकते हैं, और इसको आप बोल सकते हैं क्या, BP यानी बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होते हैं, उच्च होते हैं। चौथा देखिए, यह है ठोस अवस्था में, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये ठोस अवस्था में रहता है तो ये क्या होता है, कुचालक होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास नहीं होगी। जब नमक है आपका और वो क्या है, ठोस अवस्था में है, थोड़ा सा भी उसमें नमी नहीं होना चाहिए, तब उससे आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, वो आपको लाइन नहीं मारेगा। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। लेकिन इसी चीज को अगर उसको विलयन की अवस्था में बना दिया जाए या गलित अवस्था में बना दिया जाए तो क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी, वो सुचालक हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि यह ठोस अवस्था में, जो आयनिक ठोस, कोई भी आयनिक ठोस है, अगर ठोस अवस्था में ये क्या होता है, विद्युत के कुचालक होता है। जबकि ठीक है, ये गलित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में या घोल की अवस्था में ये क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है।
तो इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ही एक और टॉपिक को समझेंगे, तब तक इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बिल्कुल आपका आयनिक ठोस है, हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से। कौन कौन, ये पीछे आपको बताया है। आणविक ठोस, उसके बाद क्या था हम लोग का, आयनिक ठोस था। तो आयनिक ठोस ये हो गया हम लोग का दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर जो है इसमें क्या है आपका धात्विक ठोस है और एक सहसंयोजक ठोस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, धात्विक ठोस को नहीं पढ़कर सहसंयोजक ठोस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सहसंयोजक ठोस के बारे में आप समझिए बिल्कुल इजी से। उसके बाद हम लोग धात्विक ठोस भी देखेंगे, ठीक है। देखिए सहसंयोजक ठोस या इसी को बोला जाता है नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोवलेंट बॉन्ड इसे बोला जाता है, कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, ठीक है। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल में आपको बहुत सारा, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया या सिलिका हो गया, ये क्या होता है, एक नेटवर्किंग में एकदम जुड़ते हुए जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहां ध्यान दीजिए, वे क्रिस्टल, इसका डेफिनेशन क्या होगा, वे क्रिस्टल, या क्रिस्टल की जगह पर आप ठोस भी लिख सकते हैं, ठीक है। वे क्रिस्टल जिनके संघटक कण सहसंयोजी आबंध से जुड़े होते हैं उसे सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। बिल्कुल देखिए आराम से क्या कह रहा है कि वे क्रिस्टल जिनके संघटक कण, यहां पर एक संघटक कण है, इसका मीनिंग क्या हुआ, संघटक कण के मतलब समझेंगे। देखिए संघटक कण का मतलब हो जाएगा आपका परमाणु या आयन या अणु, यानी संघटक कण का मतलब क्या होता है, परमाणु, आयन और क्या, अणु। यानी वे क्रिस्टल जिनके संघटक कण सहसंयोजी आबंध से जुड़े होते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा हीरा, ठीक है, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका, ETC। तो यहां पर हीरा देखिए, हीरा का संरचना कैसे होता है और हीरा से आपको सवाल कैसे एग्जामिनर पूछता है, इसको आप समझेंगे। इसके बाद इसके हम लोग गुण के बारे में भी जानेंगे, बिल्कुल सिंपल से कि इसका गुण क्या होता है। देखिए
हीरा जो होता है ना, ये एक कार्बन का ही क्या है, अपरूप है। और एक कार्बन पर क्या होता है कि 4 गो कार्बन इस तरह से जुड़ जाएगा। मान लीजिए ये वाला कार्बन है, तो इस कार्बन से ये बीच वाले कार्बन पर देखिए, प्रत्येक कार्बन पर क्या होगा, 4 गो कार्बन जुड़ेगा। जैसे अब इस कार्बन पर है, तो इस कार्बन पर अब कितने कार्बन जुड़ेंगे, 3, तभी ना 4 गो होगा। एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से। फिर इसमें भी वही बात, एक इधर और एक इधर हो जाएगा। यानी इसी तरह का इसमें जो क्रम है चलता रहेगा, ठीक है। और आगे बढ़ाकर भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कार्बन लिख दिए, कार्बन कार्बन, फिर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इससे क्या होगा कि 3 गो ऐसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि कार्बन जो होता है, कार्बन को 4 गो आपको बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक सवाल पूछता है कि कार्बन यानी हीरा में, हीरा का संकरण क्या होगा। तो हीरा का देखिए संकरण आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। संकरण को ही बोला जाता है प्रसंकरण, या इसी को बोला जाता है संकर भी बोला जाता है, संकर भी बोला जाता है। तो बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर हीरा में आपसे पूछ रहा है कि संकरण बताइए, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है, प्रसंकरण। इंग्लिश में इसे बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तीनों नाम तो अगर पूछेगा तो देखिए क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका sp क्या होगा, 3 होगा, sp3। जब sp3 इसका हो गया, तो इसका कभी कभी क्या करता है कि आकार भी पूछ सकता है। आकार यानी आकृति, शेप। तो शेप इसका क्या होगा, चतुष्फलकीय होगा, चतुष्फलकीय। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग ग्रेफाइट को भी देखते हैं। इसमें खासकर हीरा और ग्रेफाइट से पूछता है सवाल एग्जामिनर कि हीरा में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होगा। तो बिल्कुल आपको सिंपल से ध्यान रखना है। और पूछ सकता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक जो है कितना होता है इसका, देखिए अपवर्तनांक जो होता है इसका होता है आपका 2.41, ठीक है। 1 मिनट, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2 ठीक है, 2.4 आपका 2 होता है। ऐसे पूरा इसका 1 7 होता है, लेकिन हम लोग इसको राउंडिंग नंबर में लेते हैं, 2.42 लेते हैं, ठीक है, अपवर्तनांक। और यहाँ से एक और सवाल बनाता है एग्जामिनर, क्या बनाता है भाई, यहाँ से पूछ सकता है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है। सबसे कठोर पदार्थ अगर आपसे पूछे, ये क्वेश्चन भर भर का एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन हो या कोई भी एग्जाम हो, तो सबसे कठोर पदार्थ आपको डायमंड ही बताना है, यानी हीरा ही बताना है। बिल्कुल, ये आप क्या करेंगे, इस चीज़ को नोट में नोट कर लेना है। यहाँ से 4 जो सवाल है एग्जामिनर पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है ये। अब चलिए ग्रेफाइट का देख लीजिए कि ग्रेफाइट का संरचना क्या होता है। और एक खास इसमें ये ध्यान रखना है कि हीरा जो होता है ना, और कोई भी दुनिया की कोई भी अगर सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है, तो वो क्या होगा, उष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन ये यहाँ पर अपवाद में काम करता है, ठीक। अपवाद में क्या काम करता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्यों अपवाद में काम करने लगता है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन के पास, उसके पास क्या होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन पाने की वजह से वो क्या होता है, उष्मा और विद्युत के क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं कि ग्रेफाइट के भी बारे में, ठीक है। इसका ग्रेफाइट का संरचना देखिए किस तरह से होगा। अब देखिए सहसंयोजक में हम ग्रेफाइट को लेते हैं। ग्रेफाइट, ये हीरा तो हो गया ना, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का संरचना कैसे होता है, बिल्कुल आप गौर से ध्यान से देखेंगे।
ये देखिए, इसमें जैसे आप जानते होंगे कि बेंजीन का बनता है उसी तरह से बनता है। अब देखिए, ये हम लोग का ग्रेफाइट का संरचना है। अब इसमें ऐसे बॉन्ड निकला हुआ रहता है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। और सभी कार्बन के पास क्या होता है, एक एक जो होता है इसके पास, ध्यान दीजिए गौर से, ठीक है, गौर फरमाइए इधर, सभी के पास एक एक क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। यही कारण है कि ये क्या होता है ना, को उष्मा और विद्युत के क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है, चलने लगता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होने लगती है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया ग्रेफाइट। इसमें आपसे पूछ सकता है, संकरण पूछ ले, तो देखिए यहाँ पर सिग्मा 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 यानी 3 गो सिग्मा आता है। जब 3 गो सिग्मा आता है तो क्या होता है, sp2 होगा। तो यानी इसका संकरण कभी भी पूछे तो क्या होगा, sp2 होगा। ग्रेफाइट में पूछे तो sp2, हीरा में पूछे तो sp3। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि इसका जो संकरण है, संकरण जो है इसका क्या होगा, sp2 हो जाएगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखना है, ज़्यादा इससे सवाल कोई नहीं बनता है। अगर इसका आकृति अगर आपसे पूछे, आकृति, तो द्विपिरामिडी होता है। द्विपिरामिडी के मतलब देखिए, अगर हम इसको डॉट डॉट से मिला दें और इसको डॉट डॉट से, तो एक त्रिभुज बन रहा है, 2 त्रिभुज एक यहाँ पर बन रहा है और एक क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए इसको बोला जाता है द्विपिरामिडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसका आकृति जो होगा, आकृति कहें या आकार कहें, द्विपिरामिडी क्या होता है, द्विपिरामिडी होता है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसके बारे में, इसके गुण के बारे में देखते हैं कि इसका गुण क्या होगा। क्या, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और चलिए हम लोग गुण को देखते हैं। तो गुण आप लोग नोट कर लेंगे, बिल्कुल इसका सिंपल सा गुण है, ठीक है, यानी कोवलेंट सॉलिड का गुण या सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस का क्या गुण। तो लिखिए, नोट कीजिए आप लोग, नेटवर्क ठोस का गुण। पहला आप बिल्कुल समझिए आराम से, इनका गलनांक एवं कथनांक जो होता है ना, वो क्या होता है, उच्च होता है। क्या होगा, इनका गलनांक एवं कथनांक क्या होगा, उच्च होगा। अब इसका एक स्टेप हो गया। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये भी जो होता है अत्यंत क्या होता है, कठोर होता है। अत्यंत क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इसमें कोई भंगुरता नहीं पाया जाता है, ठीक है, जैसे उसमें आयनिक में पाया जाता है। लेकिन इसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर सभी सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस जो होता है वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी सहसंयोजक ठोस, नेटवर्क ठोस होते हैं, उनके पास एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सिर्फ अपवाद में ये काम ग्रेफाइट ही करता है। तो इसलिए आप लोग तीसरा लिखेंगे कि ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी सहसंयोजक क्रिस्टल विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और चौथा लिखेंगे कि ये सभी विलायकों में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी में इसको घोलिए, या कार्बनिक वो विलयन है या अकार्बनिक का कोई विलयन है, इसको घोलिएगा तो ये कभी घुलता नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जो हीरा होता है ना, वो हीरा क्या करता है, रिएक्शन जरूर करता है। जैसे कि पहले के महाराजा लोग क्या करते थे, हीरा की अंगूठी पहनते थे। तो हीरा के अंगूठी में क्या होता है कि जितना ये महंगीला होता है ना, उतना ये जहरीला भी होता है, ये आपका जान ले सकता है। अगर थोड़ा सा इसको चाट लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपको मृत्यु तक पहुंचा देगा ये, ठीक है। तो पहले से लोग जो महाराजा थे वो सब क्या करते थे, अंगूठी पहनते थे हीरा के। तो उनको खाते समय याद रखना पड़ता था कि अंगूठी को क्या करना है, निकाल कर तब खाना है, नहीं तो उसमें से आपको देखेंगे कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन वो अभिक्रिया कर जाता है, उसका जहर क्या हो जाएगा, खाना में आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि आप खाएंगे तो मर सकते हैं। तो इसलिए पहले के महाराजा लोग क्या करते थे, अंगूठी को निकाल कर खाते थे। कीमती है बहुत, हीरा आप जानते ही हैं, हीरा के बारे में बहुत कीमती है, लेकिन बहुत कीमती के
बावजूद ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि हीरा क्या है, जानलेवा बीमारी भी है। अगर हीरा है अगर चाट लिए थोड़ा सा तो आपका मृत्यु हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसका गुण भी हो गया, ठीक है, सहसंयोजक ठोस का और नेटवर्क ठोस का। और इसी वीडियो में हम चाहते हैं कि आप लोग एक और टॉपिक देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन ये तीनों टॉपिक हम लोग का यहीं पर समाप्त हो जाएगा इसी वीडियो में। तो चलिए उसको भी देख लीजिए, धात्विक ठोस। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, धात्विक ठोस, गौर फरमाइए इधर, धात्विक ठोस क्या होता है? इनकी अवयवी कण धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बीच क्या होता है, कोई भी आप धातु के बारे में जानते होंगे, यहाँ पर बिल्कुल आराम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई धातु है एम को हम कोई धातु मान लिए। अब ये जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसको हम ले लिए +n। अब इससे आप जानते हैं कि जितने भी सभी धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दान कर देता है। जब दान कर देता है, ठीक है, सभी धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, ये आप लोग को पता होगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि इनके अवयवी कण धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इसने दान किया है, ये दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ क्या होगा, आकर्षण बल लगता है। तो उस आकर्षण बल को भी क्या बोला जाता है, यानी जिनके बीच परबल स्थिर आकर्षण बल क्या होते हैं, क्रियाशील होता है। ये भी परबल आकर्षण बल से ही क्या होता है, बंधा हुआ रहता है, ठीक है। या अथवा में इसको समझिए कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन के समुद्र में उनके धन आयन क्या होते हैं, वितरित होते हैं। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, मान लीजिए कि अगर ये कोई धातु है, ठीक है, इस धातु में अब प्लस प्लस प्लस, अब यहाँ पर मान लीजिए कि माइनस माइनस है, माइनस माइनस है, और ये जितना त्याग करेगा वो क्या होगा, प्लस होगा। तो ये धन आयन क्या रहता है, वितरित रहता है। तो बिल्कुल यहाँ से आप दोनों में से कोई डिफिनेशन को लिख सकते हैं, परिभाषा को। धातुओं में इलेक्ट्रॉन के समुद्र में उनके धन आयन क्या होते हैं, वितरित होते हैं, फैले हुए रहते हैं, ठीक। इस प्रकार के बंध को क्या बोलते हैं, धात्विक ठोस बोलते हैं। अब यहाँ पर n प्लस क्यों लिखा गया या +n क्यों लिखा गया, क्योंकि अलग अलग जो धातु होता है वो अलग अलग उसका क्या होता है, कैपेसिटी होता है दान करने का इलेक्ट्रॉन। जैसे आप जानते होंगे, बिल्कुल आराम से समझेंगे इसको। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का यहाँ पर लिथियम है, तो लिथियम आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसने दान करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ लिथियम पर क्या होगा, 1 प्लस होगा। इसी तरह से मान लीजिए कि हम लोग का क्या है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन को दान करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तब तो मुक्त होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम क्या करता है, 3 गो इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इस पर क्या होगा, 3 गो प्लस ऐसे लिखिए, या इसी को आप लिख सकते हैं 3 प्लस भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 दान कर रहे हैं तो 2 प्लस लिखेंगे। तो इसीलिए वहाँ पर हमने क्या किया था कि एम का मतलब कोई भी धातु हो गया, ठीक है, या कोई मिश्र धातु भी हो सकता है, और जितना वो त्याग करेगा, दान करेगा इलेक्ट्रॉन को, उसको हम लोग क्या किए थे, n माने थे। बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसका गुण जो होता है बिल्कुल इजी है। ये ठोस अगाधवर्धनीय एवं तने होते हैं। अगाधवर्धनीय का मतलब क्या होता है कि जितना ही भी इसको क्या कीजिएगा ना, चादर बनाइएगा, तो उतना ही ये क्या होगा, फैलते जाएगा। तने का भी मतलब यही होता है कि इससे तनन क्षमता इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे आप जानते हैं सोना, अगर 1 ग्राम आपके पास सोना है, एक सिक्का में क्या होता है, 10 ग्राम होता है। अब मान लीजिए कि एक सिक्का का 10वां भाग, 1 बाटा में 10वां भाग, 1 ग्राम से क्या किया जाता है, सोना से आपको 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो वही बात है, अगाधवर्धनीय एवं क्या होते हैं, तने होते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये कह रहा है कि इनमें धात्विक चमक होता है। तो धात्विक चमक कैसे होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, क्योंकि धातु में वो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मान लीजिए कि ये कोई धातु का अगर एक प्लेट है, इस पर कोई प्रकाश आकर आपतित हो रहा है, पड़ रहा है, तो यहाँ से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, ग्रहण करता है, और वहाँ से क्या कर देगा, लाइट के रूप में रिफ्लेक्ट कर देता है। तो वहाँ से आपको, हम लोग को क्या होता है, किसी भी धातु में क्या होता है, चमक दिखाई देता है। वही बात है। तीसरा बात ये आपको ध्यान रखना है इसमें कि विद्युत एवं ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। यानी सभी
धात्विक ठोस जो होगा वो उष्मा और विद्युत के क्या होगा, सुचालक होगा, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। और मान लीजिए कि इस वाले पर्सन को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो ये वाला भी पर्सन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा धीरे धीरे, तो इसी को बोलते हैं उष्मा। ठीक है। और नोट में दो चीज और इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल में नहीं लिखे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको देख लीजिए कैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर, आपको नोट बनाकर यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। देखिए सभी जो धातुएं होते हैं ना, एक नंबर कर कर लिख लेंगे नोट में, सभी धातुएं धात्विक ठोस होते हैं। सभी धात्विक क्या होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर बिल्कुल आराम से, जैसे आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, Ag हो गया, ठीक है, Au हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक, यहाँ पर सिल्वर है, Ag, यानी जितने भी धातु होते हैं, एल्युमिनियम हो गया, बहुत सा जो भी धातु है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि धातु की जो संख्या है सबसे अधिक है। अभी तक जितना भी खोजा गया है उसमें धातु क्या है, बहुत अधिक है। ठीक, तो जितने यानी सभी धातुएं क्या होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं। और एक चीज और दूसरा बार में आपको क्या इसमें इंपोर्टेड है, इस बात को आप नोट करेंगे। दूसरा ये चीज ध्यान रखना है इसमें कि सभी मिश्र धातुएं, सभी मिश्र धातुएं धात्विक ठोस होती हैं, धात्विक क्या होते हैं, ठोस होते हैं। जैसे इसमें बहुत सा आ सकता है, पीतल आ सकता है, कांसा आ सकता है, गन मेटल आ सकता है, यानी जितने भी मतलब मिश्र धातु है। मिश्र धातु के मतलब का, जिससे मान लीजिए कि आभूषण भी हो गया आपका सोना, ठीक है, जो आभूषण बनता है तो उसमें 2% क्या किया जाता है कि तांबा को मिलाया जाता है। तो आप देखिए इसमें जैसे में हम लोग क्या लेंगे, जैसे में बिल्कुल सिंपल से समझेंगे। जैसे आपका हो गया जिंक प्लस क्या, कॉपर, तो जिंक आपका 40% होता है, सॉरी, और ये आपका कितना होता है, 60% होता है। ये दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है कि पीतल का निर्माण किया जाता है। पीतल का बर्तन आप लोग देखे होंगे, बिल्कुल पीतल, ये क्या है, मिश्र धातु है। तो सभी मिश्र धातुएं जो होते हैं वो क्या होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं। बस दो ही चीज आपको ध्यान रखना है कि सभी धातुएं जो है धात्विक ठोस है और सभी मिश्र धातुएं जो है वो क्या है, आपका धात्विक ठोस है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें हमारी समझ गए होंगे और आप लोग को अच्छा लगे। तो कम से कम इस वीडियो को कम से कम शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे भी बच्चों को का प्रॉफिट हो, ठीक है। और नए व्यूवर हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक सभी लोग को हमारे तरफ से धन्यवाद।